हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं फिलिप कोटलर की बुक मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें आप बताते हैं कि आखिर हम कैसे कस्टमर को अच्छे से समझ सके और उनके हिसाब से एक सही प्रोडक्ट बनाकर कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए। और आखिर बड़ी बड़ी ब्रांड कंपनियां क्या करती है जो आज इतनी बड़ी बन चुकी है, तो इसी को समझेंगे फिलिप कोटलर की इस बुक में। फिलिप कोटलर एक मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऑथर और एक मार्केटिंग कंसल्टेंट है, जिन्होंने 60 से भी ज़्यादा ब्रांडिंग पर बुक लिखी हुई है जो दुनिया भर में फेमस है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों, हर कोई एक असरदार प्रोडक्ट बनाना चाहता है और कस्टमर का विश्वास जीतना चाहता है, लेकिन मार्केट में कई सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कई सालों से चल रहे हैं और उन्होंने अपना भरोसा कस्टमर के ऊपर बनाए रखा हुआ है, जिसके चलते कई सालों से वो ब्रांड अपना दबदबा बनाए हुए हैं। तो इस बारे में फिलिप कोटलर कहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स ये अपने आप में एक खास तरीके से करते हैं, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। तो इसी के बारे में फिलिप कोटलर अपना अनुभव बताते हैं, जिसे वो अलग अलग कंपनी के एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि जो बिजनेस मार्केट में डोमिनेट करता है वही कस्टमर की लॉयल्टी जीतता है। जैसे गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसी कई कंपनियां जो मार्केट में छाई हुई है, जो अपनी हाई लेवल मार्केटिंग की परफॉर्मेंस के दम पर आज इस पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, जो कि मार्केट के कई तरह के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट और एनालाइज करके एक बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस बनाते हैं, जो कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं, किसे क्या चाहिए। क्योंकि मार्केट सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि आपको सिखाती है कि कैसे प्लानिंग करके एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन से एक बेस्ट प्रोडक्ट निकाला जाए। क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाना एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है, बल्कि कस्टमर को एक बेस्ट वैल्यू देना है। इसमें ऑथर बताते हैं कि मार्केटिंग को 3 शब्दों में डिफाइन किया जाता है: मीटिंग नीड्स और प्रॉफिटेबिलिटी, जिसका मतलब होता है लोगों की नीड को समझकर एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना, जो मार्केट का गोल होता है। क्योंकि कस्टमर को इतनी अच्छी तरह से समझ लो कि कस्टमर के लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट बना सको। जैसे जब कोई प्रोडक्ट कस्टमर की पूरी डिमांड को सेटिस्फाई कर लेता है तो उसे गुड मार्केटिंग कहते हैं। अगर मार्केटिंग की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से की जाए तो प्रोडक्ट बिकेगा, जिससे कि आपको कोई झूठी ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। जब एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध होगा तो लोग उसे खुद ब खुद ही खरीदेंगे और उस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि कस्टमर के अंदर एक एक्साइटमेंट होता है नई चीज़ को ट्राई करने का। वो एक नए प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन एक अच्छी मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करने पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसे आगे भी कंटिन्यू करना होता है। ज़्यादातर सक्सेसफुल ब्रांड इसी को फॉलो करते हैं और नए नए टेक्निक्स ढूंढते रहते हैं और वो कंपटीशन से बचने के लिए नए नए तरीके आजमाते रहते हैं। जैसे ब्रांड नाइकी का कोर मैसेज है कि वह हाई क्वालिटी के रबर शूज़ एथलीट्स को प्रोवाइड करवाती है, और इसी रूल पे 50 साल से भी ज़्यादा नाइकी कंपनी चल रही है। और नाइकी ने कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए पिरामिड ऑफ इन्फ्लुएंस का एक आइडिया सोचती है, और उसको पूरा करने के लिए वो पुराने एथलीट्स को अपनी मार्केटिंग के लिए स्पॉन्सर करती है और उन्हें एक स्मॉल ग्रुप बनाकर जोड़ा जाता है, और वो एथलीट्स नए एथलीट्स को इंस्पायर करते हैं। और फिर बाद में 1985 में एथलीट्स को देखते हुए कंपनी माइकल जॉर्डन को ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, जिसके चलते एक ही साल में कंपनी एक ही साल के अंदर $100 मिलियन का कलेक्शन करती है, जो स्ट्रेटेजी नाइकी की काम आई और काफ़ी अच्छा चला। और फिर 1998 में नाइकी ने जस्ट डू इट का एक कैंपेन रिलीज किया, जिसमें एथलीट को अपने गोल चेज करने का एक क्लियर मैसेज दिया जाता है। और इन एड्स के थ्रू नाइकी के स्पोर्ट्स में एक सेल्फ एम्पावरमेंट की इमेज इस्टेब्लिश हो गई, जिसके चलते जस्ट डू इट आज भी नाइकी का एक स्लोगन है जो काफ़ी फेमस है। और फिर जब नाइकी ने यूरोपियन मार्केट में एक्सपेंड किया तो कंपनी ने अपनी अप्रोच चेंज कर दी और उन्होंने वहाँ पे जस्ट डू इट की जगह यूरोप की फुटबॉल टीम को स्पॉन्सर किया। उन्हें लगा कि ये खेल बहुत अग्रेसिव है, यहाँ पर जस्ट डू इट का कैंपेन काम नहीं करेगा, और नाइकी यूरोप की कई फुटबॉल टीम को स्पॉन्सर करती है। और फिर 2007 में जाकर नाइकी उम्रो नाम की कंपनी को एक्वायर कर लेती है, जो एथलीट्स के लिए स्पोर्ट्स शूज़, ड्रेस और यूनिफॉर्म बनाया करती थी, जो इंग्लैंड की एक मोस्ट पॉपुलर ब्रांड थी, जिसके चलते आज नाइकी पूरी दुनिया में 100 से भी ज़्यादा फुटबॉल टीम के यूनिफॉर्म सप्लाई करती है। और फिर 2008 में एशिया समर ओलंपिक में नाइकी ने एक पहचान बनाई, जिसमें मेन स्पॉन्सर सिर्फ एडिडास था, लेकिन फिर भी नाइकी ने ओलंपिक्स एथलीट के शूज़ को स्पॉन्सर करती है, जिसके चलते उनकी कंपनी का ग्रोथ 3.3 बिलियन हो जाता है, जो कि नाइकी के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेन स्पॉन्सर एडिडास था, जबकि नाइकी सिर्फ शूज़ को स्पॉन्सर कर रहा था। फिर भी उसकी मार्केटिंग एडिडास से ज़्यादा इफेक्टिव थी, जिसके चलते उन्होंने 15% का सेल ग्रोथ हासिल किया था। और नाइकी मारिया शारापोवा, टाइगर वुड्स, राफेल नाडाल जैसे खिलाड़ियों को भी स्पॉन्सर करती है, जो दुनिया के काफ़ी बड़े प्लेयर हैं। और फिर जब 2008 में रोजर फेडरर और राफेल नाडाल के बीच मैच हुआ तो उसमें मेन स्पॉन्सर दोनों साइड से नाइकी था, जिसमें लगातार 5 घंटे तक एक मैच चला, जिसमें डिज़ाइन फॉर एथलीट्स बाय एथलीट्स का मंत्र था, जो कंपनी की हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स टारगेट करने वाली बात कही गई थी, जिसके चलते नाइकी की शूज़ और अप्रैल इक्विपमेंट और ज़्यादा बिकने लगे, जिसके चलते आज नाइकी दुनिया में नंबर 1 स्पोर्ट्स लीडिंग ब्रांड बन चुका है, जो जस्ट डू इट की कैंपेन से शुरू हुआ था और जिसका ट्रेडमार्क ही जस्ट डू इट है, जो वर्ल्ड के सारे एथलीट्स को इंस्पायर करती है। किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग के पीछे उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, जिसे डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है।
तो मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट रूल होता है जो किसी भी बिजनेस के कोर में होना चाहिए, जिसके चलते लोग आप पे विश्वास करेंगे। लेकिन कंपनी की टाइम के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट चेंजिंग डिमांड की कंसिडर करता है, क्योंकि कई बार मार्केट में कई नए चेंजेस हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इम्प्रूव करते रहना चाहिए, वैल्यू को नहीं छोड़ना चाहिए। जबकि टाइम के हिसाब से बिज़नेस को ट्रेडिशनल मार्केटिंग से एक डिजिटल मार्केटिंग में भी कन्वर्ट करना चाहिए, जो आज के टाइम के अनुसार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी प्रोडक्ट का सेल उसके मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। और आज के टाइम के मॉडल ज़माने में आपका सिंपल आइडिया काम नहीं आएगा, इसके लिए आपको कोई नया आइडिया ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और इसके अलावा आज का कस्टमर पहले के मुकाबले ज़्यादा स्मार्ट है। उसे कई सारे प्रोडक्ट और सर्विस दे दिया जाए, लेकिन वो उसी प्रोडक्ट को खरीदेगा जो उसको बेस्ट वैल्यू और बेस्ट प्राइस देगा, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अलग अलग तरह के फीचर्स देती है। और इंटरनेट की वजह से आज का कस्टमर पहले से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और आज किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग स्टिक रखना बहुत ही मुश्किल है, और एक लॉयल कस्टमर बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से अपनी इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदलनी होगी और उसके हिसाब से डेवलप करना होगा, क्योंकि बिजनेस का गोल होता है डिलीवर कस्टमर वैल्यू एट ए प्रॉफिट। जितना ज़्यादा आप वैल्यू देंगे आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वैल्यू ड्रिवन होनी चाहिए। इफेक्टिव मार्केटिंग का फर्स्ट फेज ही STP है, जिसका मतलब होता है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। और ये प्रोडक्ट क्रिएट करने से पहले का स्टेज होता है। सेगमेंटेशन का मतलब होता है मार्केट को कई हिस्सों में बांट दिया जाता है। और टारगेटिंग का मतलब होता है एक स्पेसिफिक क्लाइंट जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं। और पोजीशनिंग का ये पता लगाना होता है कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट वैल्यू दे रहा है या नहीं, और ये प्रोडक्ट बाकियों से कितना अलग है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका प्रोडक्ट कौन यूज़ कर रहा है, आपको किस टाइप का कस्टमर चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्पेसिफिक कस्टमर का डिमांड को पूरा करना ही आपका गोल है। और वही कस्टमर आपकी वर्ड ऑफ माउथ ब्रांडिंग का एक पार्ट बनेगा, क्योंकि वही कस्टमर दूसरों को भी रिकमेंड करेगा जिसको आप एक बेस्ट वैल्यू का प्रोडक्ट दे सके। और इसका बाद सेकंड फेज आता है वैल्यू क्रिएट करना, जो कि प्रोडक्शन के टाइम पे किया जाता है। इस स्टेज में बिजनेस के प्रोडक्ट का स्पेसिफिक फीचर दिखाना और डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसिंग को भी डिसाइड करना होता है। और थर्ड फेज में वैल्यू कम्युनिकेट करना होता है कि प्रोडक्ट लॉन्च के टाइम उसके बाद कस्टमर को प्रोडक्ट की वैल्यू के बारे में बताया जाता है। और कंपनी कई तरह अपना वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, प्रिंट और टीवी कमर्शियल के थ्रू अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाती है, जिसका एक अच्छा एग्जांपल ESPN चैनल है, जो एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और प्रोग्रामिंग को ब्रॉडकास्ट करता है। ये कंपनी 1978 में इस्टेब्लिश की गई थी। ESPN कंपनी एक कनेक्टिविटी नेटवर्क सिंगल सैटेलाइट पे काम करता था, जो रीजनल स्पोर्ट्स दिखाने का काम शुरू किया था। और 1990 के दशक के टाइम पे ESPN ने एक स्पोर्ट्स चैनल अथॉरिटी के रूप में मार्केटिंग करनी शुरू कर दी थी, और जिसके जरिए वो चाहे टेलीविज़न हो या प्रिंट मीडिया, उसने हर तरफ अपने मार्केटिंग की। और कुछ ही सालों में ESPN अपने बिजनेस का कैटेगरी को एक्सपेंड करता है, और वो कई सारे टीवी, केबल चैनल और मैगजीन, वेबसाइट में और लोकल रेडियो स्टेशन पे ऑपरेट करने लगता है, जिसके चलते ESPN अपनी ओरिजिनल टीवी मूवी सीरीज भी बनाता है। स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज भी शुरू करने लगता है, जिसके चलते कंपनी आगे चलकर $5 बिलियन का अर्न करती है। और 1996 में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज कंपनी को खरीद लेती है। और इस तरह से ESPN अपनी मार्केटिंग स्लोगन क्रिएट करता है, जिसमें उसका स्लोगन सर्विस स्पोर्ट्स फैन एनी टाइम एनीवेयर होता है। इसका मेन मकसद होता है कि वो स्पोर्ट्स को ही अपने फैन को हर हाल में प्रोवाइड करवाए। इस तरह से कंपनी अपनी ब्रांडिंग पर चलती है, और ESPN ब्रांड स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट चैनल की दुनिया में सबसे पावरफुल बन जाता है, जिसका मेन मकसद ही स्पोर्ट्स को लोगों तक पहुंचाना था। लेकिन ये कंपनी यहीं पर नहीं रुकती है। कंपनी आगे चलकर मोबाइल ऐप्स, फैंटेसी लीग, ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया पे भी अपने कस्टमर को अपना सर्विस प्रोवाइड करवाता है। और इस तरह ये कंपनी आज भी नंबर 1 स्पोर्ट्स चैनल बनी हुई है। किसी भी मार्केटिंग में इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि बिजनेस सुपीरियर इन्फॉर्मेशन से ही बनाया जा सकता है, क्योंकि इससे आपको कस्टमर को बेटर ढंग से समझने का मौका मिलता है, वो चाहे बेटर प्रोडक्ट डेवलप करने में या फिर एक बेटर मार्केटिंग प्लान एग्जीक्यूट करने में, और यह बिजनेस को कंटिन्यूसली फ्लो में चलाने में। ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हर कंपनी में MIS सिस्टम होता है, जिसमें लोगों और कई तरह के सॉफ्टवेयर की मदद से डेटा कलेक्ट किया जाता है, और फिर उसे एनालाइज करके उसे उसी ढंग से यूज़ किया जाता है जिस टाइप का उनका प्रोडक्ट होता है। MIC का काम ही है इन्फॉर्मेशन को टाइमली और एक्यूरेट तरीके से मार्केटिंग मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना। और सक्सेसफुल ब्रांड हमेशा MIS में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी बेनिफिट होता है। इसके बाद ऑथर बताते हैं मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वाला इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड, सेकंड मार्केटिंग इंटेलिजेंस एक्टिविटी, और थर्ड है मार्केटिंग रिसर्च। इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड में ऑर्डर फॉर्म, सेल्स इनवॉइस, इन्वेंट्री लिस्ट, डेली ट्रांजैक्शन का डेटा कलेक्ट किया जाता है। वॉलमार्ट जैसी कंपनी इन सेल्स रिपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखती है, ताकि वो लाखों कस्टमर की डिमांड को
रिकॉर्ड में रख सके और उनके हिसाब से उनको पूरा कर सके। वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के पास काफ़ी हाई एफिशिएंट सेल्स और इन्वेंट्री सिस्टम होता है जो हर कस्टमर का और हर स्टोर का रोज़ डेटा कलेक्ट करता है और इस सिस्टम को हर घंटे अपडेट किया जाता है। और इंटरनेट की हाई यूसेज की वजह से कंपनी के पास कुकीज़ एडवांटेज डेटा होता है इसका वो इंडिविजुअल कस्टमर की ऑनलाइन बिहेवियर का पता लगा पाती है। बिजनेस टारगेटिंग मार्केटिंग के लिए कुकीज़ काफ़ी हेल्पफुल होता है। कस्टमर को भी अपना राइट प्रोडक्ट और सर्विस चुनने का मौका मिलता है और एक कस्टमर की डिमांड को पूरा करने का एक अच्छा एडवांटेज होता है। बिजनेस कोई भी हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उसका खुद का डेटाबेस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे कस्टमर की डेमोग्राफिक हो या फिर साइकोग्राफिक, उन सब चीज़ों का पता चलता है कि आखिर उसकी एज क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, किस टाइप का प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। जिसका मतलब है सिर्फ कस्टमर से नहीं बल्कि उनके बिहेवियर से भी पता चलता है कस्टमर को किस टाइप का प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए। क्योंकि रिलेबल डाटा की मदद से ही मार्केटर्स अपना टारगेट कस्टमर ढूंढ सकते हैं। जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी वेस्ट बॉय के पास 15 टेराबाइट से भी ज़्यादा का डेटाबेस है जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने 7 साल में जोड़ा, जिस डाटा को वेस्ट बॉय ने रिकॉर्ड फ़ोन कॉल्स, ईमेल, सेल्स इनवॉइस और कई दूसरी चीज़ों से प्राप्त किया था, जिसके दम पर बाद में कंपनी ने अपना इंटेलिजेंट एल्गोरिथम रन किया था जिसे वेस्ट बॉय ने 100 मिलियन इंडिविजुअल को कैटेगरी में क्लासीफाई किया था, जिसमें कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्हें बज कहा जाता है और ये टेक्नोलॉजी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और ये नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरे कैटेगरी में आते हैं जील, जो मदर्स होती है जिन्हें कस्टमर को अपने बच्चों के लिए प्रोडक्ट खरीदने होते हैं, जिन्हें बेरी कहा जाता है, जो अमीर और प्रोफेशनल कस्टमर होते हैं। और इसके बाद आते हैं रे कस्टमर, जिनकी कैटेगरी टिपिकल फैमिली में होती है और इस हिसाब से कस्टमर को बेस्ट बॉय कैटेगरी में डिवाइड करता है ताकि वो अपने कस्टमर को काफ़ी अच्छे से समझ सके और कस्टमर को लगता है कि उनके लिए ही ये प्रोडक्ट बनाया गया है। यही कारण है कि कस्टमर इतने ब्रांड के लॉयल है कि बेस्ट बॉय अपना प्रोडक्ट लेते समय हमेशा पता करता है कि आखिर उनका कस्टमर कितना प्रीशियस और खुश रहता है, जिसके चलते बेस्ट बॉय अपनी मार्केटिंग सेल्स इंक्रीज करने में हमेशा सक्सेसफुल होता है। तभी मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेसर कंपनी कस्टमर के बारे में फैक्टर्स कलेक्ट करती है और उसे एनालाइज करती है और इससे एक इफेक्टिव मार्केटिंग रिसर्च परफेक्ट प्रोडक्ट क्रिएट करने में काम करती है जो कस्टमर को चाहिए होता है। ऑथर इस बुक में मार्केटिंग रिसर्च के 6 स्टेप्स बताते हैं, जिसमें पहला है प्रॉब्लम डिफाइन करना और दूसरा है प्लान डेवलप करना और तीसरा है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और चौथा है उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना और पाँचवा है रिजल्ट प्रेजेंट करना और छठा है डिसीजन लेना। जैसे कि पहला स्टेप है प्रॉब्लम डिफाइन करना, जिसका अंतर्गत जैसे कोई एयरलाइन कंपनी फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए इंटरनेट प्रोवाइड करवाना चाहती है तो उसके लिए वो रिसर्च कर सकते हैं और लोगों से पूछ सकते हैं कि आखिर कौन कौन से कस्टमर होंगे जो $25 पे कर सकते हैं और उनकी बाकी की ज़रूरतें क्या है, ऐसे कितने कस्टमर हैं जो फर्स्ट क्लास चूज़ करते हैं। और फिर आता है स्टेप 2 रिसर्च, जिसके अनुसार वो अलग अलग रिसोर्स से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं जिससे वो डिफाइन कर सकते हैं कि आखिर ये सर्विस उनके लिए कितना कॉस्टली पड़ेगा। और तीसरा है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, जिसके लिए मार्केट में सर्वे कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया फ़ोन कॉल्स के थ्रू भी पता कर सकते हैं। और फिर स्टेप 4 आता है उस डेटा को एनालाइज करना और कंपेयर करना कि आखिर वो किस तरह के लोग हैं जो उस सर्विस को यूज़ करते हैं। और फिर स्टेप 5 आता है रिजल्ट प्रेजेंट करना, जिसके थ्रू वो उस डेटा को एनालाइज करके उसका एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं जिसके अंदर वो वैल्यूएबल इंसाइट्स बता सकते हैं। और फिर स्टेप 6 आता है डिसीजन लेना, आखिर उस डेटा का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और मार्केट रिसर्च के अनुसार उस डेटा को यूज़ किया जाए और उससे कस्टमर की ज़रूरतों को समझा जाए। इसका एक अच्छा एग्जांपल किमलरी क्लर्क है जो डायपर ब्रांड हगीज बनाती है। किमलरी क्लर्क वो कंपनी जिन्हें कोटेक्स सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीनेक्स फेशियल टिश्यू भी बनाती है। इस कंपनी हगीज के लिए 3 साल का रिसर्च किया था, तब जाके उन्होंने एक बेस्ट प्रोडक्ट बनाया था, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म की बैकग्राउंड की मदर का इंटरव्यू लिया, जिसके तहत उन्होंने डायपर चेंजिंग रूटीन का रिस्पॉन्ड मॉनिटर किया, जिसके तहत उन्हें पता चला कि चाहे वो कोई सी भी मोम हो, उन्हें डायपर चेंज करने में स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि बेबी लगातार हिलते रहते हैं और डायपर बेबी की बॉडी के हिसाब से शेप लेती है, जिसका डिमांड हर मदर्स का था कि उनका बेबी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे और उन्हें पता ही नहीं चले कि डायपर पहना जा रहा है। जिसके चलते रिजल्ट ये मिला कि कंपनी एक ऐसा डायपर बनाए जो काफ़ी पतला हो और बॉडी के लिए फिट हो, जिसके चलते उन्होंने डायपर बनाए जो 16% कम चौड़ा था और इसकी वेस्ट बैंड ज़्यादा स्ट्रेचेबल थी। और मदर्स को ये कहना था कि अक्सर कार्टून की डिज़ाइन वाले डायपर उनको यूज़ करती है ताकि पहनते वक्त उनके बच्चे खुश रहे। यही वजह थी कि हगीज ने डिज्नी कैरेक्टर विंदा पूह का लाइसेंस सिक्योर कर लिया था। इस मार्केटिंग रिसर्च का रिजल्ट ये निकला कि हगीज सुप्रीम नेचुरल फिट एक हाईली सक्सेसफुल ब्रांड बन सका, जिसके चलते कंपनी आगे चलकर सेल्स की दुनिया में टॉप पर पहुंच गई।
यही नहीं, हगीज ने मार्केट शेयर में काफ़ी इंक्रीमेंट किया और 2007 में किम्बर्ली क्लार्क ने $4 बिलियन का डायपर बेचा। आज बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो सेम ब्रांडिंग के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन जो भी किसी एक ब्रांड को बाकी से अलग बनाती है वो है उनका लेवल ऑफ वैल्यू जो कस्टमर को दी जाती है। कई डिटेक्ट्स और मार्केटिंग गोल सिर्फ प्रोडक्ट बेचना जानते हैं। बात सिर्फ बेचने और ख़रीदने की नहीं होती, लेकिन मॉडर्न मार्केटिंग ज़्यादा होलिस्टिक होती है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और मार्केटिंग केयरफुल प्लानिंग की जानी चाहिए। सभी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका गोल कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर होना चाहिए और मार्केटिंग इंजीनियर की उतनी ज़रूरत है जितनी बिजनेस इंजीनियर की। जैसे मार्केटिंग एक्सपर्ट का कहना है, बिजनेस सक्सीड बाय गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स। कहने का मतलब है कस्टमर की वजह से आपकी कंपनी बिल्ड होती है और उसकी वजह से आप नए एम्प्लॉय हायर करते हैं, शेड्यूल मीटिंग करते हैं, किसी बिजनेस एक्टिविटी में इंगेज होते हैं। कस्टमर के बिना आपका कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। आज की मॉडर्न कंपनी ने भी ये सीख लिया कि कस्टमर सेंटर्ड होने की क्या इंपॉर्टेंस है। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन सीनियर मैनेजर को टॉप पर रखती है, लेकिन ये मॉडल बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है और जो इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं उनका बिजनेस ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता क्योंकि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर ओरिएंटेड है। ये अपना बिजनेस मॉडल इन्वेंट करते हैं और कस्टमर का बिजनेस मॉडल के टॉप में होना चाहिए। उन्हें टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए, हाईएस्ट इंपॉर्टेंट और ग्रेट वैल्यू। कस्टमर के नीचे फ्रंटलाइन लोग हैं जो कि स्टाफ, कैशियर और सेल्स पर्सन होते हैं जो कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। यही लोग हैं जो कस्टमर को सर्व और सेटिस्फाई करते हैं। और दूसरा आता है मिडिल मैनेजर जो फ्रंट लाइन में लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो सीनियर मैनेजर जो बॉटम में आते हैं, लेकिन इसके मतलब नहीं है कि सिर्फ फ्रंट लाइन लोगों को ही कस्टमर के साथ डील करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर को जानने और सर्व करने और कस्टमर से मीटिंग करने में हर लेवल को पर्सनली इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे एडम स्मिथ ने एक बार कहा था, ना सिर्फ प्रोडक्ट की मॉनेटरी कॉस्ट देखता है बल्कि टाइम कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट और स्ट्रेस कॉस्ट भी देखता है। वो देखता है कि प्रोडक्ट खरीदना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग या एनर्जी कंज्यूमिंग तो नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेसेबल तो नहीं है। अगर प्राइस कम है लेकिन प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हुआ है तो कस्टमर उसे नहीं खरीदेगा। इसलिए मार्केटर्स प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए 2 मेथड यूज़ करते हैं और वो टोटल कस्टमर की बेनिफिट इंक्रीज या टोटल कस्टमर कॉस्ट की डिक्रीज करते हैं। जैसे जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है तो उस टाइम वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता बल्कि फ्रंटलाइन लोगों के साथ इंटरेक्शन और ब्रांड के इमेज के बारे में भी सोचता है और सारे प्रोडक्ट के बेनिफिट या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत को भी समझता है। इसे CPV कहा जाता है। इसका मतलब है कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। और जिस ब्रांड की जितनी CPV हाई होती है वो उतना ही प्रॉफिटेबल और पॉपुलर होगा। जैसे दुनिया के बिगेस्ट ब्रांड अपना कस्टमर का लॉयल्टी जीतने में आगे रहते हैं, जिसका एक अच्छा एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कंपनी कैटरपिलर है, जिसमें लोग हिताची, वोल्वो जैसी कंपनियों से भी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। जिसका पहला कारण तो है कि वो मोस्ट वैल्यूएबल और ड्यूरेबल इक्विपमेंट बनाती है। और कंपनी की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैटरपिलर हाईएस्ट टोटल परसीव्ड वैल्यू देती है। कंपनी के पास फुल लाइन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की एक बड़ी रेंज रखती है और किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस के सभी इक्विपमेंट को प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा उनके पास अच्छे पेमेंट प्लान और ऑप्शन है जिसका फ़ायदा कस्टमर को मिलता है क्योंकि वो अपने चॉइस के हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। और जितने भी डीलर्स कैटरपिलर के अमेरिका में है वो सारे इंडिपेंडेंट रूप से काम करते हैं, जिसका कारण है कैटरपिलर के पास सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। इतना ही नहीं, इनके पास डीलर्स वेल ट्रेंड और काफ़ी रिलायबल है जो कस्टमर के सारे तरीके को असिस्ट करते हैं। और कैटरपिलर सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि कई दूसरी कंट्री में अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जिसका प्रोडक्ट और सर्विस काफ़ी वैल्यूएबल है, जिसके कारण ये दूसरी कंपनी के मुकाबले ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट बेचता है, फिर भी वो बाकी कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। और अगला सवाल ये उठता है कि कस्टमर को आखिर क्या चीज़ है जो उसे ट्रिगर करती है कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, जिससे कि वो किसी भी ब्रांड या प्रोडक्ट को चूज करता है। तो इसे बोलते हैं कस्टमर बिहेवियर। कई तरह की स्टडी की जाती है कस्टमर कैसे अपनी नीड के हिसाब से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है और उसे खरीद कर यूज करता है। कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स जैसे कल्चरल बिहेवियर, सोशल मीडिया, पर्सनल फैक्टर, इस तरह की कई चीज़ें हो सकती है। इसका अच्छा एग्जांपल एक आइकिया है जो कंज्यूमर बिहेवियर एनालाइज करती है। आइकिया एक स्वीडन कंपनी जिसने इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में एक सक्सेसफुल एंट्री ली है, जो फर्नीचर रिटेल के मामले में आज लीडिंग ब्रांड बन चुकी है, जिसकी शुरुआत एक 17 साल के लड़के इंगवार कैमरन ने की थी, जिसने ने अपने घर से स्टार्ट किया था। और 70 साल के बाद आज आइकिया एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है जो 50 कंट्रियों में ऑपरेट करती है, जिसके पास 500 से भी ज़्यादा स्टोर्स उपलब्ध है, जिसका कारण है कस्टमर को ग्रेट वैल्यू देकर उनकी लाइफ को बेटर बनाने का। जैसा कि फाउंडर इंगवार कैमरन कहते हैं, लोगों के वॉलेट काफ़ी पतले हैं, इसलिए हमें उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखना चाहिए। जिसके लिए आइकिया के फाउंडर को पता था कि कंज्यूमर बिहेवियर एक कल्चरल फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट होता है। चाइना में आइकिया ने ईयर ऑफ रूस्टर सेलिब्रेट करने के लिए रूस्टर थीम प्लेसमेंट बेचे और US में मार्केट को ऑब्जर्व किया कि
वहाँ पर वेसेस खरीदते हैं और उन्हें लोग ड्रिंकिंग गिलास की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन आइकिया के कस्टमर को रेगुलर गिलास काफ़ी स्मॉल लगते थे, जिसके चलते आइकिया ने बड़े गिलास बनाने शुरू कर दिए। और आइकिया मार्केट का अक्सर घरों में जाकर ये जानने की कोशिश करता था कि आखिर उनके प्रोडक्ट में कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और जब उन्होंने यूरोप और यूएस के घरों में विजिट किया तो देखा कि लोगों के कैबिनेट यूज़ करने के तरीके में काफ़ी डिफरेंस है। यूरोपियन लोग अपने कपड़ों को हैंगर में रखते हैं, जबकि अमेरिकन लोग अपने कपड़ों को फोल्ड कर रखना पसंद करते हैं। इसलिए आइकिया ने अमेरिकन मार्केट के लिए ज़्यादा डीप डोर्स वाले कैबिनेट बनाने चालू कर दिए हैं। और आइकिया ने मार्केटर्स के साथ कैलिफोर्निया की हिस्पैनिक कम्युनिटी के लोगों के घर पर भी विजिट किया। उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग कल्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं और उसी तरीके से अपने डाइनिंग एरिया डिज़ाइन करते हैं। और आइकिया ने इस तरह कल्चरल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने कैलिफोर्निया ब्रांच में ब्राइट कलर पैलेट और फर्निशिंग ऑफर स्टार्ट कर दी। और उन्होंने बड़े साइज़ के चेयर्स और लार्ज साइज़ के टेबल बनाने शुरू कर दिए, जिसका हिस्पैनिक कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा पसंद आया। और इससे उनकी डाइनिंग स्पेस में भी काफ़ी जगह बची और इससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ।